Hi friends, welcome to our channel. I am Sripad Naik and you are watching Electrical Academy. Today we are going to discuss the first starter, that is DOL starter, Direct Online Starter. पिछले वाले एपिसोड में हमने स्टडी किया था व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टार्टर। तो स्टार्टर की नेसेसिटी क्या है कि स्टार्टिंग करंट को आपको रिड्यूस करना है, स्टार्टिंग करंट रिड्यूस करना है बाय रिड्यूसिंग द supply voltage which is to be applied to the stator winding at starting। मतलब स्टार्टिंग में सप्लाई वोल्टेज कम लगाना है और सप्लाई वोल्टेज अगर स्टार्टिंग में कम आप लगाते हो तो आपका स्टार्टिंग करंट भी कम होगा, ये हमने देखा था। तो फर्स्ट स्टार्टर अभी देखते हैं, ड्यूअल स्टार्टर विच इज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इन ड्यूअल स्टार्टर मोटर इज डायरेक्टली स्टार्टेड विथ अप्लाइंग फुल वोल्टेज एट स्टार्टिंग। तो आप कहेंगे कि स्टार्टर का पर्पस क्या है कि हमें वोल्टेज कम लगाना है ताकि स्टार्टिंग करंट कम हो सके, बराबर है। तो ड्यूअल स्टार्टर में ऐसा नहीं है, ड्यूअल स्टार्टर में आपको फुल वोल्टेज सप्लाई करना है स्टार्टिंग में, और जैसे ही आपकी मोटर रन होगी वहाँ भी फुल वोल्टेज, मतलब फुल वोल्टेज डायरेक्टली सप्लाई करना है, आपको वोल्टेज रिड्यूस करना ही नहीं है। तो अगर आप डायरेक्टली फुल वोल्टेज अप्लाई करते हो स्टेटर वाइंडिंग को तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग करंट की जो मैग्नीट्यूड रहती है वो बहुत लार्ज रहती है, और बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड की वजह से बड़ा ड्रॉप होगा, इम्पीडेंस ड्रॉप होगा, और इम्पीडेंस ड्रॉप की वजह से इक्विवेलेंट वोल्टेज जो है वो आपका रिड्यूस होगा, टोटल वोल्टेज रिड्यूस होगा स्टार्टिंग में, मतलब वोल्टेज डीम हो जाएगा आपका, और वोल्टेज डीम होने की वजह से जो भी आपके इक्विपमेंट्स रहते हैं सप्लाई लाइन में, उसी सप्लाई लाइन में कनेक्ट किए हुए इक्विपमेंट्स, तो उस पर उसका असर होता है, बराबर है। लेकिन डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में हम क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के जो मोटर्स रहते हैं, मतलब अप टू 10 किलोवाट्स 10 HP 7.6 किलोवाट्स 7.6 किलोवाट्स तक, या तो फिर 10 HP तक की जो भी मोटर्स रहती है, तो उस मोटर्स को हम ड्यूअल स्टार्टर लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है, उनको सप्लाई करने वाला जो वोल्टेज रहता है वो बहुत कम रहता है, और कम वोल्टेज की वजह से इम्पीडेंस ड्रॉप जो होता है वो भी कम होता है, मतलब कम वोल्टेज की वजह से स्टार्टिंग करंट भी उनका कम होता है, रिलेटिवली इट इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू लार्ज इंडक्शन मोटर्स। सो एट दैट टाइम अगर आप स्मॉल साइज मोटर्स में डायरेक्टली वोल्टेज अप्लाई करते हो तो वोल्टेज आपका नो डाउट थोड़ा फार डिम होगा, लेकिन उसका असर ज़्यादा इक्विपमेंट मतलब इक्विपमेंट्स पर नहीं पड़ेगा सप्लाई लाइन्स में जो कनेक्ट, क्योंकि स्मॉल साइज मोटर्स क्या होती है, स्मॉल साइज मोटर का जो इनर्शिया होता है तो वो ज़्यादा होता है, और ज़्यादा इनर्शिया होने की वजह से वो मोटर एक्सीलरेट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और मोटर एक बार एक्सीलरेट हो गई तो आप फुल वोल्टेज अप्लाई करो, जो करंट आता है आपका फुल लोड करंट वो आता है, तो नॉर्मल जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा। तो स्टार्टिंग जो होती है इंडक्शन मोटर की, मतलब 3 फेज स्मॉल इंडक्शन मोटर्स की, तो वो स्टार्टिंग करने के लिए ज़्यादा समय उनको नहीं लगता है, तो ये ड्यूअल स्टार्टर वहाँ हम बेनिफिशियल है वहाँ, ठीक है, वो लगा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अगर ड्यूअल स्टार्टर आपको लगाना है तो साइज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मोटर के साइज में, मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर स्मॉल रेटिंग की होनी चाहिए, फिर मतलब वो 7.4 देखो 10 HP, तो 10 HP मतलब 7.46 किलोवाट, तो 7.46 किलोवाट तक अगर आपकी इंडक्शन मोटर की रेटिंग है तो इसका जो वोल्टेज है, मतलब फुल लोड वोल्टेज जो आप सप्लाई करते हैं, फुल वोल्टेज जो सप्लाई करते हैं, तो वो जो वोल्टेज है तो वो कम रहता है। तो अगर वो वोल्टेज कम रहता है तो जब स्टार्ट करते हो तो तभी आपने वो पूरा वोल्टेज सप्लाई किया, तो स्टार्टिंग करंट भी कम रहता है, और स्टार्टिंग करंट उसका कम होने की वजह से, क्योंकि वोल्टेज कम है तो स्टार्टिंग करंट भी कम रहेगा, और स्टार्टिंग करंट कम मतलब वो ज़्यादा ही रहता है फुल लोड करंट से 7 to 8 टाइम्स ग्रेटर ही वो होता है, लेकिन स्मॉल साइज मोटर में वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू लार्ज साइज जो मोटर रहती है, मतलब लार्ज इंडक्शन मोटर जो रहती है वहाँ जो स्टार्टिंग करंट बहुत लार्ज होता है, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा कम होता है। तो इसकी वजह से जो इम्पीडेंस ड्रॉप होता है, स्टेटर इम्पीडेंस ड्रॉप, तो उसकी वजह से टोटल जो आपका वोल्टेज है वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है। जब आप मोटर स्टार्ट करते हो तो एट दैट इंस्टेंट थोड़ा सा वोल्टेज रिड्यूस होता है, एट दैट इंस्टेंट ओनली।
तो तब आपका वोल्टेज डीम होता है, बराबर है। लेकिन ये स्मॉल साइज मोटर होने की वजह से इसका इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये स्पीड पकड़ लेती है। तो स्पीड पकड़ लेती है वो सबसे कम समय में, तो फिर इसका असर अदर लाइंस अदर जो इक्विपमेंट्स आप कनेक्ट किए हैं उस पर वो पड़ता नहीं है। तो स्टार्टर अगर आपको यूज़ करना है तो आपको कौन कौन से कंडीशंस इंश्योर करने पड़ेंगे, ये कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ। अगर ये कंडीशन जो भी मैं आपको दे रहा हूँ वो इंश्योर नहीं होए, मतलब उसमें कोई कंडीशन, एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है, तो ये ड्यूअल स्टार्टर यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। So following conditions must be ensured for using dual starter. First condition is that it should not have any excessive load connected. जब आप मोटर स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में एक्सेसिव लोड, आपने बहुत ज़्यादा लोड जब मोटर स्टार्ट होती है तभी कनेक्ट करके रखा हो, तो एट दैट टाइम क्या होगा, रोटर में बहुत लार्ज करंट फ्लो होगा। और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब रोटर में फ्लो होता तो स्टेटर में भी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, क्योंकि रोटर का ही रिफ्लेक्टेड करंट स्टेटर में आता है, मैंने आपको बताया था। तो स्टेटर में भी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा स्टार्टिंग में। तो इसकी वजह से क्या होगा, वेरी हाई टेम्परेचर राइज होगा एंड द रोटर में गेट डैमेज इफ द स्टार्टिंग पीरियड इज लार्ज। अगर स्टार्टिंग पीरियड बहुत लार्ज होता है मोटर का, अगर हो गया इन दैट केस, तो आपका जो रोटर है वो डैमेज हो सकता है। तो इट शुड नॉट हैव एनी एक्सेसिव लोड कनेक्टेड व्हाइल यूजिंग ड्यूअल स्टार्टर। सेकंड, इट शुड नॉट हैव एनी इनसफिशिएंट रेजिस्टेंस ऑफ रोटर एंड साइज ऑफ द पर्टिकुलर मोटर शुड बी बिलो 10 HP। देखो, अगर सफिशिएंट रेजिस्टेंस आपको ऐड करना ही है रोटर में, जब रोटर डिज़ाइन होता है तो एट दैट टाइम इंडक्शन मोटर जब डिज़ाइन होती है तो एट दैट टाइम रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन कंसिडरेशन ही डालना पड़ता है। अगर उसका रेजिस्टेंस थोड़ा भी कम ज़्यादा हो गया तो इन दैट केस मिस ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और मिस ऑपरेशन परफॉर्म होने की वजह से आपकी मोटर डैमेज हो सकती है। सो इट शुड नॉट हैव एनी इनसफिशिएंट रेजिस्टेंस ऑफ रोटर एंड साइज ऑफ द पर्टिकुलर मोटर शुड बिलो 10 HP। अगर 10 HP के ज़्यादा आपकी रेटिंग होती है मोटर की, तो एट दैट टाइम ड्यूअल स्टार्टर बेनिफिशियल नहीं है। अगर साइज कम है तो ही ये ड्यूअल स्टार्टर हम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइज का। और थर्ड है, इट शुड नॉट हैव एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप इन द करस्पॉन्डिंग लाइन। अगर जो लाइन, जिस लाइन में आपका अपने इंडक्शन मोटर कनेक्ट की है, ड्यूअल स्टार्टर कनेक्ट किया है, उसी लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप है, मतलब उसी लाइन में अगर ज़्यादा इंडक्शन मोटर्स कनेक्ट है तो उन पर भी वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब it should not have excessive voltage drop in the corresponding line. If one of the condition amongst all these above three condition is false, there will be very high temperature rise and the rotor may get damage. So these conditions must be ensured while using the dual starter. अभी हम देखते हैं वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ड्यूअल स्टार्टर। तो आपको ड्यूअल स्टार्टर का हर एक कंपोनेंट मैं दिखाना चाहता हूँ टैबलेट में। तो देखो, फर्स्ट कंपोनेंट है पुश बटन। तो पुश बटन आपने अपने मशीन लैब में देखा होगा, एक्सपेरिमेंट जब आप कंडक्ट करते हो तो ऐसे वेरियस पुश बटन्स वहाँ होते हैं। अगर ड्यूअल स्टार्टर वहाँ यूज़ होता है तो ये पुश बटन होते हैं, ये ग्रीन पुश बटन और रेड पुश बटन। ग्रीन पुश बटन जब आप दबाते हो तो मोटर स्टार्ट होती है, और रेड पुश बटन जब दबाते हो तो मोटर स्टॉप होती है, बराबर है। तो पुश बटन्स, देयर आर टू पुश बटन्स इन ड्यूअल स्टार्टर। One is start push button which is normally open and it is of green color. तो ग्रीन कलर का ये जो ये स्टार्ट पुश बटन है जो नॉर्मली ओपन रहता है। मतलब अगर आपको इंडक्शन मोटर स्टार्ट करनी है थ्रू ड्यूअल स्टार्टर तो आप ये ग्रीन पुश बटन दबाओगे, और ग्रीन पुश बटन दबाने के बाद उसमें जो स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग मैकेनिज्म रहता है, देखो ये स्प्रिंग मैकेनिज्म आपको दिखाई दे रहा होगा, स्प्रिंग मैकेनिज्म। तो उसका जो स्प्रिंग मैकेनिज्म रहता है, जब आप वो दबाते हो ग्रीन बटन मतलब ऑन बटन, तब वो अंदर जाता है और फिर बाहर निकल के आता है, लेकिन आपकी मोटर स्टार्ट होती है क्योंकि अंदर एक ऑक्सिलरी कांटेक्ट होता है। वो ये ग्रीन बटन दबाने के बाद ऑक्सिलरी कांटेक्ट क्लोज होता है, फिर आपने ये बटन छोड़ भी दिया तो आपकी इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है। तो ये नॉर्मली ओपन ही रहता है पुश बटन, जब आप दबाते हो तो वो दब जाता है लेकिन फिर से वो ओपन होता है, बराबर है। तो नॉर्मली ओपन एंड इट इज़ ऑफ ग्रीन कलर
एंड अदर इज स्टॉप पुश बटन विच इज नॉर्मली क्लोज एंड इट इज ऑफ रेड कलर। ये जो स्टॉप पुश बटन होता है ये नॉर्मली क्लोज रहता है। तो आपको अगर मोटर डिस्कनेक्ट करनी है सप्लाई से, मतलब आपको मोटर स्टॉप करनी है, तो जब आप ये बटन दबाते हो तो ये जो है ये ओपन हो जाता है बटन, लेकिन फिर से वो क्लोज हो जाता है स्प्रिंग मैकेनिज्म के हिसाब से, मतलब स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है इसमें भी। तो जब आप वो बटन दबाते हो तो ये ऐसा बाहर ओपन हो जाता है, फिर आपकी मोटर स्टॉप होती है, क्योंकि उसमें जो कॉइल रहती है मैग्नेटाइजिंग कॉइल, मतलब कॉन्टैक्टर कॉइल रहती है, तो वो कॉन्टैक्टर कॉइल डी एनर्गाइज होती है जब आप ये बटन दबाते हो, और फिर ये बटन फिर से अंदर चला जाता है, मतलब इसका जो स्प्रिंग है वो अंदर फिर से कनेक्ट हो जाता है। तो ये नॉर्मली क्लोज टाइप बटन है एंड इट इज ऑफ रेड कलर। So spring in these push buttons performs NO means normally open and NC means normally close operation. सेकंड है कॉन्टैक्टर। तो पुश बटन देखो, ये ग्रीन पुश बटन, रेड पुश बटन, ठीक है। अभी सेकंड है कॉन्टैक्टर। तो देखो कॉन्टैक्टर में कॉन्टैक्टर कॉइल और नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स यहाँ कनेक्ट किए होते हैं। ये कॉन्टैक्टर कॉइल है और उसको नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। सो कॉन्टैक्टर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल एंड हैविंग नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो देखो ये कॉन्टैक्टर कॉइल की फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ की है। देखो ये मूवेबल पीस है और ये जो पीस है ये मूवेबल नहीं है, ये कांस्टेंट एक पीस है, उसमें आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल यहाँ वाउंड हुई है, अंदर यही मैकेनिज्म है। और स्प्रिंग आपको कनेक्ट करना है मूवेबल पीस और ये जो नॉट मूवेबल पीस है, दोनों के बीच में स्प्रिंग रहता है। तो जब ये जो कॉइल है ये जब मैग्नेटाइज होती है, तो मैग्नेटाइज होने के बाद ये जो मेन कॉन्टैक्ट्स है ये क्लोज हो जाते हैं बाय अट्रैक्टिंग दी स्प्रिंग डाउनवर्ड्स। ये स्प्रिंग क्या करता है, जब ये मैग्नेटाइज होती है आपकी कॉइल, तो ये मूवेबल पीस को अपने आप खींच लेता है, मतलब मूवेबल पीस को अनमूवेबल पीस की तरफ खींच लेता है, और इसकी वजह से ये जो कॉन्टैक्ट्स आपको दिख रहे हैं, तो ये कॉन्टैक्ट्स ऐसे नीचे चले जाते हैं और वो क्लोज हो जाते हैं, मेन कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो ये मेन कॉन्टैक्ट्स है कॉन्टैक्टर के। ये जो है ये है आपका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, और ये जो टॉप वाला दिख रहा है ये है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। तो अकॉर्डिंग टू विच इसका ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्टैक्टर में एक कॉइल रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। नेक्स्ट पार्ट है ड्यूअल स्टार्टर का थर्मल ओवरलोड रिले। तो देखो थर्मल ओवरलोड रिले ये ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है ड्यूअल स्टार्टर में। अगर ओवरलोडिंग से अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो ये रिले यूज करना ही पड़ेगा। तो देखो ये थर्मल ओवरलोड रिले ऐसा रहता है। अलग अलग रेटिंग के थर्मल ओवरलोड रिले रहते हैं ऑफकोर्स। अगर करंट की रेटिंग के हिसाब से, मोटर की जो करंट रेटिंग है उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के थर्मल ओवरलोड रिले रहते। सो फॉर प्रोटेक्शन पर्पज फ्रॉम ओवरलोड, thermal overload relay is used. There are 3 bimetallic strips connected in series with the main line, and when overload occurs, these bimetallic strips gets heated up, which opens the contact by de-energizing the contact coil. देखो 3 बायोमेटालिक स्ट्रिप्स रहते हैं सप्लाई लाइन में, जो रिले कनेक्ट किया होता है ओवरलोड रिले, उसमें 3 बायोमेटालिक स्ट्रिप्स रहते हैं। तो अगर ओवरलोड आता है तो वो बायोमेटालिक स्ट्रिप मेल्ट होगी, और मेल्ट होने के बाद ये जो कांटेक्ट रहता है रिले का, जो कांटेक्ट आपने सप्लाई लाइन में कनेक्ट करके रखा है रिले का कांटेक्ट, तो वो कांटेक्ट ओपन हो जाएगा। और वो कांटेक्ट ओपन होने के बाद जो आपकी कॉइल है मैग्नेटाइजिंग कॉइल, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल जो है वो डी एनर्गाइज होगी, और वो डी एनर्गाइज होने की वजह से आपके जो मेन कॉन्टैक्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर के वो ओपन हो जाएंगे, और आपका जो मोटर है 3 फेज इंडक्शन मोटर वो सप्लाई लाइन से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। सो थर्मल ओवरलोड रिले का ये फंक्शन है। एंड फोर्थ है कटरीज फ्यूज। तो देखो ये कटरीज फ्यूज है। ये कटरीज फ्यूज इट इज यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द मोटर अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट से मोटर को प्रोटेक्ट करना है तो ये कटरीज फ्यूज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्यूअल स्टार्टर की ऐसी सर्किटरी है जिसमें कॉन्टैक्टर कॉइल रहती है, पुश बटन्स, थर्मल ओवरलोड रिले एंड कटरीज फ्यूज। तो ये चारों पार्ट्स, इन चारों पार्ट्स के बेसिस पर ही ड्यूअल स्टार्टर काम करता है, ठीक है। अभी इसकी वर्किंग क्या है ड्यूअल स्टार्टर की, और इसके जो इक्वेशंस बनते हैं तो वो हम अगले वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। इस एपिसोड में हमने क्या डिस्कस किया, कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल स्टार्टर एंड इट्स वेरियस पार्ट्स। थैंक यू।